तो बहुत देर बाद आएगा। सुनो, अब हम बहुत सारी चीजें लिखेंगे, ठीक है। अब पॉइंट्स हैं, बहुत सारे लिखने वाली चीजें हैं, ये सब इजी है। अब सुनना जरा ध्यान से। अब हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल। समझाया मैंने क्या बोला? तो सुनो, मतलब क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल का, तो सुनो। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है। क्वेश्चन ये है, मैं बताता हूँ सिंपल से वर्ड। सुनो, हमारे पास जब जेनेटिक मटेरियल आया ना, तो तुम्हें मैं पहले ही बता चुका हूँ और अभी दोबारा सुन लो कि दुनिया का जो सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल वो था, वो कौन था? आरएनए। समझ आया? लेकिन आरएनए में कई सारी दिक्कतें थी, जिसकी वजह से कई लाखों सालों के अंदर आरएनए अपने आप को एडवांस करते गया, तब जाके एक स्ट्रक्चर स्टेबल निकल कर आया, डीएनए। समझ में आया? तो अगर मेरे पास कोई आए और मेरे से कोई बोले कि यार तेरे को एक जेनेटिक मटेरियल को सिलेक्ट करना है, तो तू क्या क्या प्रॉपर्टी देखेगा, तो हम यही पढ़ने वाले हैं कि एक जो जेनेटिक मटेरियल बनना चाहता है उसके अंदर क्या क्या खासियत होनी चाहिए। समझ आया? अगर किसी के पास वो सारी खासियत है तो वो जेनेटिक मटेरियल बनने लायक है, और अगर उसके पास वो खासियत नहीं है तो जेनेटिक बनने लायक नहीं है। क्वेश्चन ये है कि कौन कौन सी खासियत होनी चाहिए, वो भी हम धीरे धीरे बात करेंगे। समझ में आया? तो सबसे पहली बात आती है डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ये तो तुम्हें पता ही है। लेकिन ये सारा जो टॉपिक हम पढ़ते हैं ना, एक टॉपिक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक टॉपिक में पढ़ते हैं, दैट इज आरएनए वर्ल्ड। ठीक है? तो क्यों? क्योंकि आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो सबसे पहले आया था। ठीक है? कई सारे पैथोजन, ज्यादातर वायरस वगैरह के साथ आरएनए बहुत ज्यादा जल्दी काम करता है। तो आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं बन पाया, पहले तो इसकी बात करते हैं। सिंपल सा रीजन है यार, आरएनए बहुत जल्दी म्यूटेट करता है। तुमने अभी कोविड के टाइम पे भी देख लिया होगा, जो कोरोना वायरस है वो एक आरएनए है ना। और वो तो देख रहे हो, हर कुछ महीनों के अंदर एक नई वेरिएशन आ जा रही है, हर कुछ नए महीने के अंदर एक नई वेरिएशन आ जा रही है। क्यों? क्योंकि उसके पास जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। ठीक है? और वो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक, और ज्यादा समझ में आया? पक्का क्लियर हो गया? ज्यादा समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसीलिए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ज्यादा समझ में आया? अगर कोई दिक्कत है तो बोलो। पक्का क्लियर है? तो पहले तो टॉपिक डालो, पॉइंट सा लिखते लिखते ही चलते जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल। टॉपिक डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल की। पहला पॉइंट लिखो इसके अंदर, डीएनए इज द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल। डीएनए पहला पॉइंट है, डीएनए इज द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, some viruses have RNA, some viruses have RNA as genetic material. 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 Like टोबैको मोज़ेक वायरस, ब्रैकेट में लिख दो, लाइक वाला जो पार्ट है उसको ब्रैकेट में लिख दो, लाइक टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको का स्पेलिंग आती है ना? नहीं कह रहा, अच्छा टोबैको, टोबैको मोज़ेक, टोबैको मोज़ेक वायरस, ब्रैकेट में लिखो TMV। टोबैको मोज़ेक वायरस कॉमा बैक्टीरियोफाज एक्सेट्रा। टोबैको मोज़ेक वायरस बैक्टीरियोफाज एक्सेट्रा, फुल स्टॉप, ब्रैकेट क्लोज। आप टॉपिक डालो, छोटा सा टॉपिक, उसके बाद कॉमा लगा के एक्सेट्रा भी लिखना। इतना क्लियर? किसी को एक्सेट्रा की स्पेलिंग आती है? स्पेलिंग मतलब फुल फॉर्म पूछा है, एंड ऑफ थिंकिंग। वाह, एक्सेट्रा जो बोलते हैं हम, इसको स्पेलिंग बताओ इसकी। गलत है, गलत है। बड़े बनते हो तुम, 12वीं में आ गए तुम, बताओ। किसी को पता है? नहीं पता ना? तो उसकी स्पेलिंग ये है, एक्ट सेटेरा।
ये बोल रही एक्सेट्रा, ठीक है। अरे मतलब तो यही होता है कि इसके बाद कंटिन्यूएशन में और एग्जांपल्स है, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। यही तो दो चार मीम देख लेते हो ना तुम लोग, तुम्हारी दुनिया उसी में चलती रहती है। क्या लॉजिकल है? जब एग्जांपल याद आ रहा है तो इसी याद आता है। इसमें लिखो लिखो पहला टॉपिक डालो, मतलब छोटा सा टॉपिक डालो, फीचर्स ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल। हाँ कोई फीचर्स ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल पहले लिख दो, फीचर्स ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल, फिर यहाँ पे ध्यान से समझना पहले, फिर बात करें। फीचर्स ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। देखो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा जेनेटिक मटेरियल कौन बन सकता है, तो उसके चार फीचर होने चाहिए। एनसीईआरटी की लाइनें हैं सारी, ठीक है। तो उसके चार खासियत होनी चाहिए। अगर किसी को हमारा जेनेटिक, कोई भी मॉलिक्यूल बन सकता है, लेकिन वो चार ये कंडीशन पार करेगा तो वो हमारा जेनेटिक मटेरियल बन जाएगा। कौन सी चार कंडीशन? सबसे पहला, एक तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैं डेफिनेशन लिख पाऊंगा, ठीक है। एक तो वो ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जो अपनी रेप्लिका बना सकता है। अपनी रेप्लिका मतलब कॉपी बना सकता है, दैट इज रेप्लिकेशन कर सकता है। तो जो अपनी कॉपी बना सकता है वो जेनेटिक मटेरियल बन सकता है, और जो अपनी कॉपी नहीं बना सकता वो जेनेटिक मटेरियल। समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का क्लियर है? दूसरा पॉइंट, वो जो मॉलिक्यूल है ना, वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। अगर वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्टेबल नहीं है तो वो जल्दी जल्दी म्यूटेट करेगा और वो हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं बन पाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो उसको जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चरल फंक्शनली क्या होना पड़ेगा? स्टेबल होना पड़ेगा, जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा सही से। लेकिन वो इतना ज्यादा स्टेबल भी ना हो कि जरा से चेंज भी ना ला पाए, तो वो ऐसा होना चाहिए जो स्लो म्यूटेशन भी करता हो। मतलब वो स्टेबल तो होना चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत चेंज की गुंजाइश उसके अंदर होनी ही चाहिए। जैसे कि डीएनए आरएनए है, वो स्ट्रक्चरल फंक्शनली स्टेबल नहीं होता यार, वो बहुत जल्दी म्यूटेट करता है। तो जेनेटिक मटेरियल वो होना चाहिए तो धीरे धीरे म्यूटेट करता है। समझ आया मैंने क्या बोला? तो वो धीरे धीरे म्यूटेट करना चाहिए। और सबसे चौथा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर्स की फॉर्म में शो कर पाता हो। मेंडेलियन कैरेक्टर्स का मतलब याद है ना? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सब मेंडेलियन कैरेक्टर्स होते हैं। तो मेंडेलियन कैरेक्टर की फॉर्म में मतलब एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम लेफ्ट वाली चीजें वो एक्सप्रेस करता हो, तभी वो जेनेटिक मटेरियल बन पाएगा हमारा, वरना वो जेनेटिक मटेरियल नहीं बन पाएगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल अगर बनना है तो उसको चार कंडीशन पार करनी पड़ेगी। समझ आया? और इन चार कंडीशन को कौन पार कर पाता होगा? डीएनए, तभी तो हमारा जेनेटिक मटेरियल वही है बस। समझ आया मैंने क्या बोला? तो एक तो वो रेप्लिका बना सकता हो अपने आप को अपने आप से बना सकता हूँ, अगर डीएनए इसीलिए अपने आप को बना सकता है। और डीएनए स्ट्रक्चरली फंक्शनली स्टेबल होता है। क्यों होता है स्टेबल? याद है? एक तो वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। मैं रीजन बता देता हूँ, इसको लिखवाऊं कि नहीं लिखवाऊं? अपने आप समझ लेना, चलो बहुत सारी चीजें हो जाएगी लिखने के लिए। चलो, तो फिर तुम बोलोगे कि सिलेबस लेट हो रहा है, फिर मत बोलना मेरे को, ठीक है? मैं बता रहा हूँ, सुन लो। सुनो, पहली बात, डीएनए ज्यादा स्टेबल इसलिए क्योंकि वो क्या नाम है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। खुद सोचो, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, आरएनए सिंगल हेलिकल मतलब सिंगल स्ट्रक्चर होता है। अब अगर डबल स्ट्रक्चर है डीएनए तो अपने हाइड्रोजन बॉन्ड्स को अपने आप से बैलेंस कर लेता है, किसी और से दोस्ती करने की जरूरत ही नहीं होती है, इसलिए वो स्टेबल होता है। लेकिन आरएनए अगर एक साइड से ओपन है तो किसी और से दोस्ती करने की कोशिश करेगा, इसकी वजह से वो क्या हो जाता है? दूसरा रीजन, सेकंड पोजीशन पर OH और H का ना होना, इस वजह से भी वो स्टेबल और अनस्टेबल होता है। थर्ड रीजन, थाइमिन और विरासत। याद आ रहा है? याद आ रहा है? समझ आ गया मैंने क्या बोला? तो ये दो तीन रीजन है, इसको लिखवाने की कोई जरूरत है नहीं, तुम्हें समझ आया, बस ये वाला याद रखना है तुम्हें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। बताओ समझ आया कि नहीं आया? ये चारों पॉइंट मैं लिखवाऊंगा, ये नहीं लिखने, ये नहीं लिखने। अब लिखो, तो तुमने टॉपिक क्या डाला अभी छोटा सा, फीचर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसका पहला पॉइंट लिखो, इट शुड बी एबल, it should be able to generate its replica, it should be able to generate its replica, ब्रैकेट में लिख देना replication, it should be able to generate its replica, ब्रैकेट में लिख देना replication। क्लियर? नेक्स्ट में लिखो, it should be structurally and chemically है यार, ये structurally and chemically लिखना इसको, हाँ सॉरी, structurally and chemically stable, इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल। स्ट्रक्चरली में वही आ गया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और केमिकली में क्या आ गया? हाइड्रोजन वाला नहीं, वो सेकंड पोजीशन OH और यूरासिल थाइमिन।
ठीक है, इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल। थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड नंबर लिखना, इट शुड हैव स्कोप, इट शुड हैव स्कोप, it should have scope for slow changes, it should have scope for slow changes, ब्रैकेट में लिखो म्यूटेशन, it should have scope for slow changes, ब्रैकेट में लिखो म्यूटेशन, कॉमा कॉमा, required for क्या कहते हैं, evolution, required for evolution, evolution मेन चीज है ना। फुल स्टॉप। नेक्स्ट वन लिखो, it should be able, नेक्स्ट वन लिखो, it should be able to express itself, it should be able to express itself as Mendelian characters, it should be able to express itself as Mendelian characters, देख लिया, full stop, it should be able to express itself as express itself as Mendelian characters, MENDELIAN, Mendelian characters. स्पीकिंग चल रही है, इंग्लिश स्पीक ना सीखे, इधर देखो, क्या क्लियर है? हाँ भाई यही तुमने देखा नहीं, ये लिखा हुआ था एक बोर्ड पे, मीम, तुमने मीम देखा होगा, नहीं तुमने, मैं तो मारने बोला, तुमने मीम देखा, मैंने असलियत में देखा है, टीटीवी नगर पे लगा होता है एक बोर्ड, इंग्लिश स्पीक ना सीखे, नहीं समझा? समझ गया, तू ही समझ सकता है, तेरा ही लेवल ही है, ये वाला this and we both are this, we both are this, हम आपके जैसे नहीं है, हम अलग है, देखा यार, अभी ये वाला भी नहीं देखा है ये, अरे यार आधे तो नहीं देखा, ये कौन सी दुनिया के मीम चल रहे हैं, इधर देखो, मेरे को ऐसा लगता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं शरीफ वाले मीम देखो, तुम बहुत खतरनाक वाले देखते हो, जो तुम मेरे समझ नहीं पाते हो, ठीक है, मतलब मैं किसी मीम पे फॉलो नहीं करता हूँ इसीलिए जानबूझ के, क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा वो हो जाता है। इतना क्लियर हो गया? अब एक लाइन छोड़ के पॉइंट लिखना जो मैं बोल रहा हूँ, अब ये 4 पॉइंट हो गए, ठीक है, अब एक लाइन छोड़ना ताकि तुम्हें पता रहे कि सेपरेटेड है, तो अगला पॉइंट लिखो, बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू डुप्लीकेट, अबे फिफ्थ पॉइंट नहीं है, बोल तो रहा हूँ, 4 रीजन हो सकते हैं जेनेटिक वेटेज होने के, ये हो चुका है खत्म, हाँ अब एक लाइन छोड़ दे ताकि तेरे को पता रहे सेपरेट चीज चल रही है, बोथ डीएनए एंड आरएनए are able to, both DNA and RNA are able to duplicate, both DNA and RNA are able to duplicate, full stop, next point लिखो, next point लिखो, RNA shows faster mutation, RNA shows faster mutation due to, RNA shows faster mutation due to being PEING, due to being more reactive, due to being more reactive and unstable, due to being more reactive and unstable, full stop। एक लाइन इसी में लिख दो, चाहे इसी के अंदर लिख दो, चाहे इसके नीचे एरो मार के लिख दो, कुछ भी लिख दो। आरएनए वायरसेस, जो आरएनए वाले वायरस होते हैं, याद रखना, जिन वायरसेस के पास आरएनए होता है, आरएनए वायरसेस म्यूटेट, आरएनए वायरसेस म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर, समझा? एंड इवॉल्व फास्टर, एक पॉइंट, इवॉल्व फास्टर, एक पॉइंट और लिख दो, आरएनए, एक पॉइंट और लिखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, RNA is able to express itself, बातें नहीं, RNA is able to express itself directly, whereas RNA is able to express itself directly, whereas DNA
whereas DNA is dependent, whereas DNA is dependent, whereas DNA is dependent on, whereas DNA is dependent on RNA for its expression. RNA for its expression. कौन कौन नहीं आया? बहुत सारे बच्चे नहीं आए ना, स्नेहा नहीं आई, वो तुम नहीं आई, और कौन नहीं आया? दो बच्चे याद आ रहे हैं मुझे भी। सानिया ऑनलाइन है, सोनी भी ऑनलाइन है, त्रिशा भी ऑनलाइन है, भूमिका भी ऑनलाइन है, भारती और कौन नहीं आया? नहीं अभी नहीं हुई छुट्टी। हाँ 1-2 पॉइंट बचे बस, 5 मिनट में छुट्टी जाएगी, 5 मिनट में जाएगी। हमारा तो फायदा हो रहा है। हो गया ये? आप सुनना जरा ध्यान से। अच्छा चलो 5 मिनट की जगह पे 10 मिनट कर लेते हैं। और निकलो। एक टॉपिक है छोटा सा, लिखना कुछ नहीं है, पहले इसको समझ लो। एक थियोरी है, इसका नाम है सेंट्रल डॉगमा। इस थियोरी का नाम क्या है? सेंट्रल डॉगमा थियोरी। ये किसने दी थी? क्रिक ने दी थी। वॉटसन एंड क्रिक नहीं, सिर्फ क्रिक धोखा दिया और अकेले एक थ्योरी देके आए। कुछ नहीं भैया, टाइम पास। धोखे वाली बातों में देख रहे कैसे इंटरेस्ट है इसको? कटेगा, पक्का कटेगा। सेंट्रल डॉगमा क्रिक, ठीक है, किसने दी थी थियरी? क्रिक ने दी थी। इतना क्लियर? सुनो पहला पॉइंट सुनो। सेंट्रल डॉगमा थियरी ये कहती है कि भैया डीएनए से डीएनए बनता है, क्लियर? और फिर यही थ्योरी ये कहते हैं कि डीएनए से, क्लियर? और फिर यही थ्योरी कहती है कि आरएनए से ये बनता है। फिर इस थ्योरी ने नाम देना चालू करा, तो डीएनए से जब डीएनए बनता है इस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। अभी पढ़ के भी आए हो पीछे। डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ज्यादा मैंने बताया भी था, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव वगैरह, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से प्रोटीन को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसलेशन। डीएनए से डीएनए का ट्रांसलेशन। हाँ वो गलती से बोल दिया होगा, तो ठीक है। तो सुनो जरा ध्यान से, अरे गलती से बोल दिया होगा। डीएनए से डीएनए बनता है, दैट इज रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनता है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन, असलियत में आरएनए से प्रोटीन नहीं बनता, अमीनो एसिड बनता है, लेकिन अमीनो एसिड की चेन को प्रोटीन ही कहते हैं। तो प्रोटीन बनता है, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। असलियत में हमको अब इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे और टॉपिक अलग है वो, लेकिन मेनली अब 3 टॉपिक पे फोकस करना है, दैट इज रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और, कितना समझ आया? तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? डीएनए से डीएनए बनाना आ जाएगा, फिर डीएनए से आरएनए बनाएंगे, आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे, क्लियर? फिर जब हम रेप्लिकेशन पढ़ने पर आए तो अब हम रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो रेप्लिकेशन के बारे में ना थोड़ी सी और चीजें, कि भाई जब डीएनए कॉपी करता है तो वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड दिखाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, समझ आया? सुनो मेरी बात, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि अब हमारा जो टॉपिक है ना वो है रेप्लिकेशन, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक है जिसका नाम है सेमी कंजर्वेटिव, क्या नाम है? रेप्लिकेशन ऑफ अ डीएनए। तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? तो सुनो, व्हाट्स मतलब, सॉरी, क्रिक आया, उसने एक थियरी दी, सेंट्रल डॉगमा थियरी। सेंट्रल डॉगमा थियरी ये कहती है कि अगर नॉर्मल कंडीशन चल रही है आपकी बॉडी में, कोई abnormality नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल एचआईवी एड्स में पता है क्या होता है? आरएनए से डीएनए बनने लगता है, ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सही बात है, तो नाम है क्या वाला? जैसे इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, तो वहां पे बोलता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर abnormality होने लग जाती है। तो अगर आपकी बॉडी नॉर्मल काम करेगी तो आपकी बॉडी सेंट्रल डॉगमा थियरी फॉलो करेगी, समझ आया? सेंट्रल डॉगमा थियरी के अंदर डीएनए आता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। लेकिन अब सबसे पहले हम रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसने ये भी बोला, वाटसन ने, मतलब सॉरी क्रिक ने ही बोला कि डीएनए शोज सेमी कंजर्वेटिव मेथड। इसका मतलब क्या है? दूसरी बात, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हो चुका है, समझ में आया? और इसको प्रूव करने के लिए कौन आए? साइंटिस्ट आए, दैट इज मेसेल्सन एंड स्थल। तो हमें वो एक्सपेरिमेंट भी पढ़ना है, समझ में आया? अब तुम ये बोलोगे कि सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, पहले ये समझाओ। तो सुनो, छोटा सा टॉपिक है, बस एक्सपेरिमेंट की वजह से लंबा हो जाता है।
बस 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगी। ठीक है, सुनना, क्या था, क्लियर हो गया? फटाफट से सेंटर डॉगमा थियरी लिखो, फटाफट से लिखो, फिर मैं आगे की बता रहा हूँ, फिर 5 मिनट तक फैसिलिटी लगेंगे, मैं लिखवाऊंगा कुछ नहीं, ये लिखो, आ रहा है इसमें वीडियो में। भाई आज जिन्होंने क्लास छोड़ी है उनका बहुत ज्यादा नुकसान होगा, आज का, हमेशा क्लास छोड़ा तो छोड़ते नहीं, है ना भाई? जबकि बोला था इसके बाद मत छोड़ना, दिक्कत होगी। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा इंपॉर्टेंट है, वही नहीं पढ़ना मुझे, जल्दी 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 लिख लिया, सेंटर डॉगमा डाल के बैठी हुई है खाली। अबे ये भी तो लिखना है, ये डब्बा मत बना देना। कितना? क्रिक का, फ्रांसिस क्रिक है, देखा था तुमने? मैंने बताया था ना देखो, 90 ईयर्स का, मैंने तुझे मेरे प्रोफेसर ने 2-3 साल का लिया है, और गोरा गोरा था, छोटे छोटे दाने दाने से, है ना? आगे बढ़े, जिसने धोखा दिया था वो शायद लुढ़क गया होगा, दैट इज क्रिक, ऐसा कुछ बोलोगे? क्या क्लियर है? जब मेरे प्रोफेसर बताते थे ना इनके बारे में, तो जैसे मेंडल के बारे में बताते थे, तो मेरे प्रोफेसर जो थे ना, उन्होंने कभी यूज ही नहीं करा मेंडल वर्ड, वो हमेशा बोलते मेंडल सर, और मैं क्या बोला, मेंडल ने बताया था। सुनो इधर, यहाँ तक क्लियर है? देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ सेमी कंजर्वेटिव मैनर का मतलब क्या है, उसके बाद फिर हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये डीएनए है, ये तो तुम्हें पता ही है, आरएनए बड़ा पता है तुझे, आप ये डीएनए है, क्लियर? सुनो, एक चीज ध्यान में रख लो, सेमी कंजर्वेटिव मेथड का मतलब होता है कि तुम्हें पता है एक डीएनए से 2 डीएनए बने, होगा कैसे काम, ये तो मैं रेप्लिकेशन में समझ में आ जाएगा, अभी शॉर्टकट में समझा देता हूँ। तो होता ही है कि दोनों जो स्ट्रैंड है ना डीएनए के, ये ओपन होंगे, ये क्या होंगे, ओपन होंगे। तो मैं इस डीएनए को ऐसे भी दिखा सकता हूँ ना, इसका मतलब यही तो है, पता ही है तुम्हें, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है? ये डीएनए जब ओपन होगा ना, तो ये डीएनए एक ये रहा, और जो दूसरी वाली साइड है वो ये रही, समझाया मैंने क्या बोला? अब जो नया डीएनए बनेगा ना, वो कैसे बनेगा, तो एक, ये देखो मेरी बात सुनो, ये पुराना स्ट्रैंड है, ये पुराना स्ट्रैंड है, दोनों पुराने पुराने स्ट्रैंड है, तो एक पुराना होगा और एक जो होगा वो नया आएगा, एक पुराना होगा और जो एक होगा वो नया आएगा, तो डीएनए ऐसे कॉपी होता है। फिर जब ये जब कॉपी करेगा, मतलब अब 1 से 2 बने, फिर 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8, 8 से 16 से डीएनए कॉपी करता हुआ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब ये डीएनए कॉपी कर रहा है तो एक पुराना है और एक नया आता है, एक पुराना है और एक नया है, क्लियर हो गया? अब इसी तरीके को क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मेथड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, कि जब डीएनए कॉपी होता है तो जो डीएनए से जो नई कॉपी बनती है उसमें एक नया होता है, एक पुराना होता है, एक नया होता है, एक पुराना होता है। फिर अब ये दोनों पुराने हो चुके हैं, अब जब ये कॉपी बनाएगा तो ये ये एक होगा, ये एक होगा, इसके साथ साथ जो नया बनेगा वो नया होगा और एक ऐसा होगा। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता कि ये कॉपी हो रहा है, तो अगर ऐसा होता कि ये दोनों एक तरफ आ गए, ठीक है, और जो नए बन रहे हैं वो साइड में नए बन रहे, तो अब दिक्कत ये होती है कि इनको तो सर्वाइवल का पता है, कैसे सर्वाइव किया जाता है, मैं सिंपल वर्ड से बता रहा हूँ, इनको तो पता है कैसे सर्वाइव किया जाता है, और ये नए नए आए, इनको पता नहीं सर्वाइव कैसे किया जाए, तो मर जाएंगे ना। लेकिन अगर ऐसा कॉम्बिनेशन होगा तो फायदा नहीं होगा, ये बता देगा उसको कि भाई ऐसे सर्वाइव किया जाता है, और इसको ये बता देगा कि कैसे सर्वाइव किया जाता है, फिर ये सीख गया। अब ये भी पुराना हो गया, अब ये नए वाले में जाएगा तो ये नए वाले को सिखाएगा कि ऐसे सर्वाइव किया जाता है। फिर पुराने वाला, अब देखो नया जो पुराना वाला होता है ये फायदा करा रहा है कि इसको सर्वाइवल के चांसेस बताते हैं कि ऐसे सर्वाइव किया जाता है इस एनवायरमेंट। तो ये नया वाला क्या करता है, नया वाला नई वेरिएशन लेकर आता है, वो नए सर्वाइवल चांसेस और अच्छे कर देते हैं। समझ में आया? तो जब भी डीएनए कॉपी होता है तो डीएनए के एक स्ट्रैंड से जो 2 स्ट्रैंड बनते हैं, तो उसमें एक नया होता है, एक पुराना होता है, एक नया होता है, एक पुराना होता है। तो जब ये कॉपी करेंगे तो अब ये दोनों पुराने हो चुके हैं, फिर इनसे जो कॉपी बनेगी एक नया होगा, एक पुराना होगा, एक नया होगा, एक पुराना। समझ में आया मैंने क्या बोला? इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। इस चीज को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंटली 2 साइंटिस्ट आए 1958 में, दैट इज मेसलसन एंड स्थल। समझ में आया? वो मेसलसन एंड स्थल का जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज समझ लो लेकिन एक चीज सुन लो बस एक बात, वो उन्होंने क्या करता, बैंड वगैरह यूज करे थे, ठीक है? अगर तुमको अच्छे से समझना है मेसलसन एंड स्थल, एक बारी में समझना है, तो बस एक काम कर देना, मेसलसन का एक पेज है उसको रीड करके आ जाओ,
अब एक पेज दे रहा हूँ, अगर तुम वो भी रीड नहीं कर सकते हो तो भाई साहब बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है सुनो, ये 4 रीजन जो मैंने बताए थे डीएनए के वगैरह वगैरह सब छोड़ दो, लेकिन ये सुनना, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लाइनें और यहाँ तक रीड करना है, मतलब यहाँ तक रीड करना है। ये सिर्फ रीड करके आ जाओगे ना कुछ समझ नहीं आएगा, मैं खुद बोल रहा हूँ समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर रीड करके आ जाओगे ना तो अगली क्लास में मैं समझाऊंगा तो 1 मिनट में समझ में आएगा। क्योंकि मेसल सेल एक्सपेरिमेंट ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार, मतलब इसको समझाने के लिए अलग अलग कलर वगैरह यूज करने पड़ते हैं, शायद मुझे पैड यूज करना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए समझ लो। अगली क्लास टीटीएस में कल आना नहीं है क्या, तेरे को छुट्टी करनी है, संडे को भी क्लास में क्लास रख दूं क्या? कल सेकंड सैटरडे की छुट्टी किस किस की है, क्लास नहीं रख रहा, सबकी छुट्टी है कल? अच्छा नहीं रख रहा है यार, नहीं रख रहा, कल शाम की क्लास है भाई, कल शाम की क्लास है। चलो एक काम करते हैं, कंबाइंड क्लास नहीं रख रहा, कंबाइंड क्लास नहीं रख रहा, 6 से 7 वाले बैच और 7 साढ़े 7 वाला जो बैच है वो एक साथ आ सकते हो? चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय। इतने गधे हो ना तुम लोग।